दशरथ जैसा बाप दिखा दो बन जाएंगे हम भी राम। तो पहले पिता सही, जहां आज प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, सरकारी नौकरी के अगर डिमांड करके हम लोग कोई छोटा सा भी जॉब निकलता है तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी लाइन लग जाती है। एक वर्ड आता है द मेडिसिन मैन ऑफ यूपी, इसके पीछे की क्या कहानी है? मशीन नहीं है, जहां मशीन है वहां नर्स नहीं है, रात में कोई ड्यूटी पर नहीं है। तो एक ही परंपरा यहां बन चुकी थी कि कोई पेशेंट आया उसको रिफर कर दो। आज हमारा पड़ोसी देश यही चाहता है कि किसी भी हालत में हम लोग बटें। उसका जितना प्रयास है इसी वजह से है कि हमारे देश में अशांति हो और हिंदू मुसलमान की लड़ाई। हमने वो दिन भी देखा है जब एक बार हम बनारस से जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद हमको लोग लाद के जब ले गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लखनऊ में, तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वो मुख्यमंत्री खुद बाहर दरवाजे पर खड़े थे हमें लेने के लिए। 150 करोड़ का या कितने का ये इंपोर्ट करता है नॉनवेज दूसरी शहरों से देवरिया में। देश का ही नहीं, विश्व का सबसे पहला चीनी मिल भी देवरिया में था, प्रतापपुर। हाँ। शायद वो अभी एक्टिव भी है। हाँ। हम कभी फिल्म बनाएंगे, जबकि हम साइकिल से गए थे, स्टैंड पर साइकिल खड़ा किए थे और फिल्म बनाने की बात बहुत कल्पना से परे था। मतलब कल्पना से ज्यादा बड़ा काम था, लेकिन हम उसमें सोचे कि अगर हम कभी फिल्म बनाएंगे तो इसी राइटर से गाना लिखवाएंगे। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम अनवर बना रहे थे तो हम बुलाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव मिश्रा और आप देख रहे हैं द अदर साइड विद वैभव मिश्रा, जहां हर कहानी एक नए मोड़ पर जाती है और हर कहानी के साथ हम एक नया रिश्ता बनाते हैं। अभी हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं जो 1968 में उत्तर प्रदेश के पास सलेमपुर में देवसिया गांव में जन्म लेते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में और संघर्षों के साथ बड़े होते हैं, लेकिन एक साम्राज्य खड़ा करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में। आज हम जानेंगे कि उनको उत्तर प्रदेश का मेडिसिन मैन क्यों कहते हैं। मेरे साथ हैं राजेश दयाल सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। सर, आप जैसे लोग जब हम लोग को समय देते हैं, हम लोग को वक्त देते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, तो हम लोग को बहुत मोटिवेशन फील होता है, हम लोग को और काम करने में इच्छा होती है। मैं जानना चाहूँगा सर कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? ये लंबी कहानी है। हमें लगता है कि मैंने अपने पिताजी का संघर्ष देखा और अपने जीवन का जो संघर्ष है उसी से मोटिवेशन लेते हैं और मिलता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी मैं पुरानी बातों को भूला नहीं हूँ कि किस तरह से हमारे फादर का संघर्ष रहा है अपने जीवन के प्रति। मुझे आज भी याद है कि मैं छोटा था और स्कूल साइकिल से जा रहा था। सतना मध्य प्रदेश में फादर पोस्टेड थे इंडियन ऑयल में। तो पानी बरस रहा था, तो पेड़ के नीचे हम साइकिल लेके खड़े हो गए, तो देखता हूँ कि मेरे फादर जो है पेट्रोल पंप बना रहे थे और वहाँ से संघर्ष ने जन्म लिया और ये हमें एक जिद आ गई कि अपने फादर का नाम हमें रोशन करना है। और उनका नाम श्री राम दयाल सिंह है और वो दयाल नाम को लेके ही हम आगे बढ़े और आज दयाल नाम ऐसा हो गया कि मेरे नाम के साथ ही दयाल जुड़ गया। सर, जैसे कि आप हम लोग के लिए सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, आप हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप समाज सेवा और साथ में व्यवसाय इतने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर ले। मैनेजमेंट आपका इतना अच्छा कैसे हो गया? देखिए, दो चीज़ है। एक तो जीवन में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप डिसिप्लिन हैं और अपने काम को लगातार करते रहने से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आज भी मुझे याद नहीं पड़ता कोई दिन ऐसा हो जिस दिन मैं 4 बजे सुबह नहीं उठता हूँ। तो 4 बजे सवेरे उठ करके 4 से 5 तक मेरे पूरे दिन भर की प्लानिंग कर लेता हूँ कि क्या करना है, किसकी मीटिंग करना है, क्या काम करना है। तो वहाँ से हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती चली जाती है। और एक चीज़ जो उसका मूल मंत्र है कि अपने पुराने लोगों को नहीं छोड़ना, चाहे वो पुराना दोस्त हो घर में, चाहे पुराना नौकर हो, चाहे पुराने कर्मचारी हो साथ में जो काम कर रहे हैं। आज 2200 लोगों की टीम है और हमें नहीं लगता, हमें जो पहला स्टाफ हमारे साथ एक आदमी था वो आज भी जुड़ा हुआ है। बहुत बुजुर्ग हो गए हैं अब्दुल्ला जी, लेकिन आज भी वो आके सोते भले हैं मेरे पास, लेकिन उनको भी मैं छोड़ा नहीं। तो ये एक श्रृंखला है जो चलती चली जाती। मतलब आपका कहना है कि अपने आप कितने भी इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपने रूट्स को ना भूले। बिल्कुल सही। आपका पूरा सफर पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मैं आज उस कहानी, उस हेडलाइन के पीछे के व्यक्ति को जानना चाहूंगा जो पूरे देश में चल रहा है। हर कहानी का एक बीज होता है और वो बीज किसी न किसी मिट्टी में बोया गया होता है। आपका बीज किस मिट्टी में बोया गया है? बेसिकली हम जानना चाहेंगे आपका बचपन, आपके जो संघर्ष रहे हैं उनके बारे में थोड़ा, अपने बचपन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मेरे पिताजी इंडियन ऑयल में जॉब करते थे और एक काले रंग का बैग रखते थे अपने पास। उस बैग को हम बहुत सोचते थे कि इस बैग में क्या है, वो हम लोग से छिपाते भी थे उसको। लेकिन कभी मौका मिला एक दिन हमें, तो हम उसको खोल के देखे तो उसके अंदर हथौड़ी, पेचकस, ये सब सामान उसके अंदर रखा हुआ था। तो वहाँ से हमें लगा कि फादर हमारे कितना संघर्ष करते हैं। एक स्कूटर पर हम लोग
2 भाई 1 बहन और मदर फादर 5 आदमी बैठ करके ट्रैवल करते थे। फिर जब वो घर बनवाए तो बिजनेसमैनों की कॉलोनी थी और सबके पिता के पास सबके घर में गाड़ियां थी। सिर्फ मेरा ही घर ऐसा था जिसमें स्कूटर से हम लोग 5 लोग बैठ के चलते थे। तो ये संघर्ष की कहानी वहाँ से शुरू होती है। मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ करना है जीवन में तो अपने फादर का मान सम्मान उनको बढ़ाना है और उन्हीं का सपना लेकर के हम आगे बढ़े। और ईश्वर ने और हमारे गुरु महाराज ने कुछ ऐसी वो दी कि काम करते गए और रास्ता ईश्वर तय करते हैं। आप चलते रहिए ईमानदारी से तो सफलता मिलती है। अभी आपने अपने गुरु जी की बात की है, तो जब आपका नाम राजेश दयाल सिंह एक ब्रांड है, मतलब पूरे कंट्री में ही एक तरह से देखें तो, लेकिन आपका फेसबुक पेज जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें कई जगह जिक्र आता है देवराहा बाबा का। आपका क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है देवराहा बाबा से? उनकी टीचिंग से आपको क्या लाइफ लेसन्स मिलते हैं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो भी चीज़ें हमें याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो पैदल जाते थे अपने देवराहा बाबा के मचान पे। हमारे घर के बगल में ही एक मैल जगह है जहाँ पर उनका आश्रम था। तो हम लोग अपने बड़े बाबूजी के साथ, दादी के साथ बचपन में उंगली पकड़ के जाते थे और सुनते हैं कि हमारे 4-5 पुश्त पहले हमारे दादा और परदादा भी उनके शिष्य रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग की श्रृंखला शुरू होती है। उन्होंने हमें अपना गुरु मंत्र दिया, हम लोग बहुत छोटे थे तो वहाँ पर मंत्र दिया। और हमको लगता है जो भी कुछ हमारे अंदर अगर अच्छी चीज़ें हैं, जो कुछ आध्यात्मिकता का एक जो अंदर एक वो बह रहा है, तो वो उन्हीं कृपा से है और उनकी वजह से है। तो उनसे कभी हम दूर नहीं हो पाए और उसी चीज़ को पकड़ के आज भी चलते हैं। देवराहा बाबा को आपने अपने आंखों से देखा? हाँ, बहुत अपने आंखों से नहीं, हम लोग का लगभग डेली दर्शन हम लोग करते थे। और बनारस में वो 1 महीना आकर के रुकते थे। हमारे सामने उनके यहाँ इंदिरा गांधी तक गई बैठती थी। तो हमने ये सब देखा है। और मेरे ख्याल से जो हवा भी चलती थी उनके इर्द गिर्द, वो सतयुगी हवा थी। तो उनका प्रभाव हम लोग के परिवार पर या हमारे ऊपर तो विशेष रूप से। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां सुनने में आता है कि शायद उन्होंने राम मंदिर की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। और मतलब ये जो चीज़ें हम लोग सुनते थे कि वो पानी में चल सकते थे, और ये सब की चीज़ें क्या है, मतलब अफवाह हैं कि सच में ऐसी चीज़ें, धार्मिक चीज़ों में इतनी ताकत होती है? नहीं, वो किसी दूसरे स्टेज पर थे, हमें ये मालूम है ये बात। कई चीज़ें, उनके चमत्कार हम लोग ने खुद महसूस भी किया है। तो देवराहा बाबा का बहुत प्रभाव रहा है और देश के जितने बड़े लोग हैं सब उनसे जुड़े रहे हैं। मैंने देखा है उनका काफ़ी प्रभाव। तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव आपके जीवन में कैसे पड़ा? मतलब कि आपका जीवन उनके वचनों से कैसे बदला, मैं जानना चाहूँगा। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के, सोचिए, कोई जॉब नहीं करना था, बिजनेस करना था। हमारे पूरे खानदान में किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया था। क्रेडिट और डेबिट में हम कंफ्यूज रहते थे, क्रेडिट क्या है और डेबिट क्या होता है। वहाँ से कहानी शुरू कर करके और आज अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये एक चमत्कार से कम नहीं हमें लगता है। और समाज में भी जिस तरह से मान्यता मिली वो उन्हीं कृपा है। हमें लगता है कि गुरु की कृपा से है। मतलब दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम सर से ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो उन्होंने यही सजेशन दिया कि मैं तो किसी को सजेशन दूंगा ही नहीं कि वो सरकारी नौकरी के पीछे भागे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पूर्वांचल में जन्म लेने के बाद भी, एक मध्यम वर्गीय परिवार के होने के बाद भी, आपके पिताजी इंडियन ऑयल में थे। बिजनेस कैसे, मतलब इतना अलग, वो भी आज से नहीं, आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात ही होगी, बल्कि और पहले की बात होगी। देखिए वैभव जी, आपके माध्यम से जितने भी युवा हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि अपना रोजगार खड़ा करने से बड़ा कोई काम नहीं है। हम लोग गलतफहमी में हैं कि सरकार हमें सबको नौकरी दे दे, ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी और इसमें जो है, जहां आज प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, सरकारी नौकरी के अगर डिमांड करके हम लोग, कोई छोटा सा भी जॉब निकलता है तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी लाइन लग जाती है, पूरा रेलवे स्टेशन भर जाता है। तो इसकी आवश्यकता नहीं। आप अपना रोजगार खड़ा करिए और बिजनेस में स्काई इज द लिमिट। अगर आप ईमानदार हैं और आपकी क्रेडिट है मार्केट में तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बस अनुशासन, आपसे पहले बताया हम कि अनुशासन और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, कि कंटिन्यूटी चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि डाउन फेज है मार्केट का, जैसे हर धंधे की एक एज है। आपकी एज, हमारी एज जैसे 70-80 साल है, वैसा ही किसी भी धंधे की एज 10 साल से ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 साल। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस धंधे में इंटर कर रहे हैं वो स्टार्टिंग स्टेज में इंटर कर रहे हैं, उसके जवानी में इंटर कर रहे हैं कि बुढ़ापे में इंटर कर रहे हैं। तो आप घुसिए और खराब टाइम को भी फेस करिए। जब खराब टाइम आप देखेंगे तभी अच्छा टाइम आपके हाथ में कैच कर पाएंगे। आप अच्छे टाइम का इंतजार करेंगे तो जब अच्छे टाइम पे आप घुसेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो लगातार कंटिन्यूटी में काम करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। बल्कि मुझे लगता है कि मैं बिजनेस में अगर कोई होता है तो वो बल्कि रोजगार और पैदा ही कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, 100%। एक वर्ड आता है, द मेडिसिन मैन ऑफ यूपी।
इसके पीछे की क्या कहानी है सर? इसके पीछे की वैभव जी बहुत दुख भरी कहानी है। सन 2014 की बात है। मैं अपने बड़े बेटे को खोया जिसका नाम कुंवर इशार था। वो दिल्ली जा रहा था और ट्रेन में ही वो एक्सपायर कर गया। उसको कुछ दवा हुई या नहीं हुई, उसको हार्ट अटैक पड़ा और हमको लगता है उस घटना ने मेरी लाइफ बदली। उसके पहले मैं मशीन था और कभी अपने परिवार में समय नहीं दिया, वाइफ को समय नहीं दिया, बच्चों को समय नहीं दिया। उसके बाद इस बात का एहसास हुआ हमें कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो उतना सही नहीं जिसको हम समझ रहे हैं खाली सक्सेस। तो उसके बाद का समय जो है हमें लगा कि समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी है और ईश्वर हमसे कुछ समाज के लिए कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर ईश्वर आपको कुछ आवश्यकता से ज़्यादा दे रहा है, 1000 रुपये दे रहा है, आपको नीड 100 रुपये की है, तो आप 200 रख लो, 300 रख लो, लेकिन 700 समाज को लौटाना है आपको। अगर नहीं लौटाते हो तो वही पैसा विष बन जाता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। तो हमें लगा कि नहीं, समाज की जिम्मेदारी को पूरी करनी है। और फिर कुंवर के नाम से मैंने स्कूल बनाया, कुंवर्स ग्लोबल स्कूल, जो अपने आप में उत्तर प्रदेश का अनोखा स्कूल है। 30 एकड़ का कैंपस है, अपनी गौशाला है स्कूल में। उसके बाद जो ब्लाइंड एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ आज भी, और हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा, जो ब्लाइंड बच्चे उनको शिक्षा दे रहा हूँ। और हमें लगा कि जब अपने क्षेत्र को देखता हूँ तो तमाम सारे अस्पताल की बिल्डिंग तो बनी थी, लेकिन हम देखते थे कि यहाँ पर केवल रेफर करने की परंपरा बन गई थी कि जहाँ पर अस्पताल है वहाँ मशीन नहीं है, जहाँ मशीन है वहाँ नर्स नहीं है, रात में कोई ड्यूटी पर नहीं है। तो एक ही परंपरा यहाँ बन चुकी थी कि कोई पेशेंट आया उसको रिफर कर दो। अगर आप हमारे गांव से बगल में जैसे सरयू आप घाघरा क्रॉस करोगे तो उधर जो है बलिया लग जाता है, तो उधर के लोगों को मऊ रिफर कर दिया जाता था या बनारस रिफर कर दिया जाता था, इधर वालों को गोरखपुर लखनऊ रिफर कर दिया जाता था। तमाम लोगों का हम लोग इलाज कराए उस दरमियान, और करीब करीब 2 लाख लोगों का इलाज कराए, करीब 4-5 हज़ार लोगों को ऑपरेशन कराए। कई लोग तो ऐसे थे जो घर के अंदर बिल्कुल समझ लीजिए वैभव जी सड़ रहे थे, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग एम्बुलेंस में वहाँ से निकाल करके ले गए और इलाज कराए। तो हमको लगता है उसका एक कारण था कि मेडिसिन मैन हमें लोग कहने लगे, लेकिन कोई ना मेडिसिन मैन कहलाने की इच्छा थी, ना तो तमाम लोग उसको चुनाव से भी जोड़ते हैं, चुनाव लड़ने का कि चुनाव लड़ना था, लेकिन हमें कोई ऐसा लगता नहीं। हमें लगता है ईश्वर जिस रास्ते पर चला रहे हैं चलते रहो आप, कोई ऐसी प्लानिंग हमारी कभी रही नहीं। आपको ऐसा मतलब आपको इसमें कहाँ कमी दिखती है? आपको इसमें कहाँ कमी दिखती है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमारे, अगर मैं आप इस शहर की बात करूं जहां ये इंटरव्यू हो रहा है देवरिया में, तो मेरे कल एक दोस्त का एक्सीडेंट होता है, वो गया इमरजेंसी में, उसको भी लोग रेफर कर देते हैं। आपके पास मेडिकल कॉलेज है फिर भी रेफर हो रहे हैं लोग, क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? असल में उसके पीछे कारण, एक जो सबसे बड़ा कारण है कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, जैसे जो डीएम करके आता है तो करीब 30-35 साल तक तो वो पढ़ता है, फिर उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उसको 15 लाख 20 लाख की नौकरी हमारे सामने, जिसको एसजीपीजीआई 3 लाख की नौकरी दे रहा था, डीएम किया हुआ एक डॉक्टर है, उसको मैक्स हॉस्पिटल 17 लाख की नौकरी देता है। तो जब 17 लाख और 15 लाख का पैकेज उसको लखनऊ में मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो देवरिया के काम क्यों करेगा? उसकी वाइफ को भी मॉल चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, सरकार का भी इंटेंशन है कि इलाज अच्छा हो, डॉक्टर अच्छे हो, लेकिन डॉक्टर मिल नहीं रहे, रुकते नहीं। अगर हम हॉस्पिटल बिल्डिंग बना भी दें तो यहाँ पर अच्छे डॉक्टर आके काम करने में, उनको यहाँ लाने में देवरिया में एक बड़ा चैलेंज है किसी के भी पास। मतलब बेसिकली इस वाक्य से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि अच्छा कार्य करने के लिए आपको देश प्रेम भी होना जरूरी है, तभी आप कर सकते 100%। सिर्फ पैसा ड्रिवन, मतलब जब तक आपको कुछ इस सोसाइटी के प्रति आपको देने की आदत नहीं बनेगी ना, तब तक मजा नहीं आएगा। और अब एक चीज हम ये भी देखते हैं कि जब आप देना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके अंदर थोड़ा सा सुकून और सुख वाली चीजें ज्यादा होने लगती है। नहीं, 100% वैभव जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि ईश्वर आपको, जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको क्या मिलेगा, जैसे वैभव हैं या राजेश हैं, हमको ईश्वर आशीर्वाद के रूप में पात्र बनाता है। अगर हमारे पास ये ग्लास में 1 ग्लास से ज्यादा पानी नहीं आ सकता, अगर वो पात्रता आपकी बढ़ाना चाहते हैं तो जग दे देंगे, 1 जग पानी आ जाएगा, या फिर बाल्टी दे देंगे तो 1 बाल्टी आप पानी भर सकते हो। लेकिन वो पात्रता, जब तक आप सोचोगे कि अपने बच्चे के लिए हमको पढ़ाना है, तो ईश्वर आपको अपने बच्चे के पढ़ाने के भर का देंगे। जब आपको लगेगा नहीं यार ये पूरे कॉलोनी में बच्चे परेशान हैं, हमको उनकी व्यवस्था करनी है, तो ईश्वर उतना भी पूरा फुलफिल करेंगे। और जब आपको लगेगा ये समाज हमारा पूरा आगे बढ़ाना है, तो ईश्वर उसकी भी पूर्ति करेंगे। लेकिन आपका आत्मा
बड़ा करना पड़ेगा, मन बड़ा करना पड़ेगा और समाज के प्रति जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तो ईश्वर तो भरते हैं। आप अभी तक जितना हम बात किए उतना तो समझ में आ गया कि बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं आप, बल्कि हर एक देश में एक अगर छोटी से छोटी चीज़ अगर गड़बड़ हो तो उसके बारे में आप सोचते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया सर, मैं उससे बहुत दुखद कह सकते हैं आप, मैं हो गया। 10 साल के लड़के का वीडियो था, उसके पिताजी को उसके सामने गोली मार दी गई। पहलगाम अटैक की मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आतंकवादियों का धर्म होता है? क्योंकि आजकल एक वो चल रहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो मरने वाले हिंदू क्यों हो रहे हैं फिर? आपको पहलगाम अटैक पे मतलब अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, इस मामले में हमारा व्यू थोड़ा दूसरा है। आतंकवाद को धर्म से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए। आज हमारा पड़ोसी देश यही चाहता है कि किसी भी हालत में हम लोग बटें। उसका जितना प्रयास है इसी वजह से है कि हमारे देश में अशांति हो और हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। अगर हमारे मन में भी ये नफरत रहेगा कि हिंदू मुसलमान करते रहेंगे हम लोग, तो ये चीज और बढ़ेगा। जो हमारे देश के लिए जो आतंकवादी काम कर रहे हैं, एक तरह से हमारा सोशल मीडिया भी वही काम कर रहा है। आजादी के बाद से पहली बार आप ये मार्क किए होंगे कि कश्मीर बंद हुआ और आतंकवाद के विरोध में बंद हुआ। जो ये घटना हुई उसके विरोध में पूरा कश्मीर बंद हुआ। तो हम लोग को इसकी एप्रिसिएशन करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं उनको भी अब ये लग रहा है कि हम मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, और जुड़ना चाहते हैं तो हमें मौका देना चाहिए। नहीं मौका देंगे हम लोग तो वो तो जो बाहर वाले चाह रहे हैं वही हम भी चाह रहे हैं फिर। और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप उनको देश से निकाल दोगे। इतनी भारी संख्या में 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान अगर हैं आपके देश में, तो आप उनको निकाल नहीं सकते। और आपको चलना साथी में है तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास जीतना भी आपको पड़ेगा। और पहली बार हम देखे इस बार ऐसी घटना में कि देश के मुसलमान भी इस घटना के विरोध में थे। लेकिन सोशल मीडिया का बहुत जिम्मेदारी है, हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस जो दूरी है इसको कम करें। सब लोग भड़काऊ बात करेंगे, अगर ऐसे बात करेंगे तो उनके अंदर भी आएगा कि यार हम तो लाख अच्छा करें लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, तो वो चीज खत्म नहीं है। नहीं मतलब बहुत से वीडियोस हमने भी देखे, कश्मीर के लोग जो सामने जो नॉन हिंदू लोग हैं वो लोग भी बहुत सपोर्ट दिखाया। मतलब महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं इस टेररिस्ट अटैक के पीछे। इसका क्या सॉल्यूशन आप देखते हैं? मतलब मैं अगर पड़ोसी देश की बात छोड़ दूं, क्योंकि हमको तो नहीं लगता कि वो कभी सुधरेगा। देखिए, सरकार हमको लगता है बहुत काम कर रही है और इसमें यही सोल्यूशन है कि कड़ाई भी हो। जैसे किसी बीमारी में आप उसका ऑपरेशन भी करते हो और साथ में डॉक्टर ये भी राय देता है कि भाई मॉर्निंग वॉक शुरू करो, योगा शुरू करो, अगर स्वस्थ रहना है आपको तो। इसी तरह से जो जरा सा भी अगर इसमें गलत कर रहा है या उनको सपोर्ट कर रहा है उसके प्रति कड़ाई भी होनी चाहिए। लेकिन पहचान करके उनका आप कड़ाई करिए उनके साथ, लेकिन जो देश के साथ हैं उनका सपोर्ट भी होना चाहिए। यही एक सोल्यूशन है किसी भी हालत में, और हमें लगता है कि इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। और इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं या जो हमारी पार्टी से जुड़े हैं वो तो देशभक्त हैं, बाकी सब देश के दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। इस देश में रहने वाला हर आदमी देशभक्त हो सकता है, कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी धर्म का हो। तो ये विश्वास हमें जगाना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। किसी भी दशा में युद्ध इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका? नहीं, ताकत तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर बाहर की पड़ोसी ताकतें हैं तो आपको ताकत बिना दिखाए तो भय बिन होई न प्रीत, कहावत है। और हमारे इसीलिए अपने धर्म में भी देखिए आप, भगवान शिव त्रिशूल लेकर चलते थे और हनुमान जी गदा लेकर चलते थे। तो ये बहुत जरूरी है, आपको अपना ताकत तो दिखाना है। सर, लोग अक्सर सोचते हैं कि आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए, एक सिस्टम के अंदर घुस के बदलाव लाएं, तो क्या कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अप्रोच आया आपको, या फिर आप खुद किसी को अप्रोच किया, कहीं किसी पार्टी में जुड़ना चाहते? देखिए, पिछले 35 वर्षों से हम एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से जब चुनाव लड़ा तो विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का काशी क्षेत्र का प्रभारी था, युवा मोर्चा का, जिसमें 24 जिले आते हैं। फिर अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है उत्तर प्रदेश का, उसका संयोजक हूं। लेकिन साथ साथ में चूंकि हमारा बहुत सारा काम और भी है, तो उतना एक्टिव पॉलिटिक्स कभी नहीं कर पाता। और हमें लगता है कि जो ईश्वर चुनेंगे रास्ता उस पर चलना है और उसको ईमानदारी से काम करना है। लेकिन ये बात बता दें वैभव जी कि जो समाज सेवा मैंने सीखा है वो संघ से जुड़ने के दरमियान ही सीखा। वो एक बहुत बड़ा उसका रोल था, क्योंकि एक हमारे यहाँ प्रचारक थे हृदयनाथ सिंह जी, वो हमारे एक तरह से गुरु ही थे सामाजिक क्षेत्र के। तो उनके साथ में रहा शुरू से और पार्टी से जुड़ के ही बहुत कुछ सीखा है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है हमें।
तो आज भी उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और इसी वजह से जब इस बार लोकसभा चुनाव की बात हुई, तमाम दल वाले हमसे संपर्क किए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हम पार्टी के किसी भी निर्णय के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। और लगा कि नहीं, पार्टी एक घर की तरह है। और हमने वो दिन भी देखा है जब एक बार हम बनारस से जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद हमको लोग लाद के जब ले गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लखनऊ में, तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और वो मुख्यमंत्री खुद बाहर दरवाजे पर खड़े थे हमें लेने के लिए। कलराज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, कलराज जी की पत्नी हमारा सैंडल खोल रही थी स्टेशन पर लेटा करके। तो इतना जब प्यार मिला है हमें, तो हमने देखा, और कहीं दल से जुड़ा हुआ हूँ और उसी में साथ में अपना संगठन में काम करता रहता हूँ जितना समय मिलता है। ऐसे ही चल रहा है। पॉलिटिक्स से दूर रहकर भी आपने इतना इम्पैक्ट बनाया है समाज सेवा में, तो आपको ये लगता है कि अगर आप एक संवैधानिक पद पे अगर आ जाएंगे या MP या MLA, तो आप ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं? तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी आपके साथ जाती कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमको तो लग रहा है कि कितने लोग इम्पैक्ट बना पा रहे हैं विधायक और MP रह करके, आप देख लो। नहीं, ये तो आज का माहौल ऐसा है कि हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी में पद रह करके आप इम्पैक्ट बना सकते हो, बल्कि उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, और आप अगर नहीं पूरा कर पाओगे तो आपका और उससे इज्जत जाने ही वाला है। तो जो पार्टी चुनती है, हमारे यहाँ पार्टी जब चुनती है, जिस तरह से काम लेना चाहती है आपसे लेती है, और हम लोग संगठन में ही शुरू से सक्रिय रहे हैं। तो अगर जिस दिन पार्टी ये आदेश देगी कि लड़ना है तो लड़ेंगे भी, लेकिन अभी तो आपके लिए असली सेवा का प्लेटफॉर्म क्या है? मतलब अपना पॉलिटिक्स में आप जाना चाहते हैं? हम लोग अपना जो समाज सेवा जितना कमाते हैं, आपसे बताए ना कि अगर 1000 रुपये आप कमाते हो तो 200 या 300 परिवार के लिए रखो, उस कमाई में से 700 रुपया समाज को लौटाओ। तो वो लौटाने का ही काम कर रहा हूँ, चूंकि अब बिजनेस अच्छा कर लिया है तो समाज को लौटा रहा हूँ, और जो होता है उसमें से समाज के लिए कार्य करता रहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर, आपकी जर्नी से तो बहुत इंस्पायर होते हैं। लेकिन एक शब्द है सलीमपुर, वो आपकी सेवा का एपिसेंटर रहा है। मुझे लगता है कि सलीमपुर में अगर मैं किसी भी बुद्धिजीवी से पूछूं आपका नाम, तो वो बेझिझक आपका नाम बताएगा, आपके काम बताएगा, और आपके काम की प्रशंसा भी करेगा। तो ये सलीमपुर इतना नज़दीक क्यों है? हमारा बचपना बीता है वैभव जी सलेमपुर में, देवसिया गांव में। हमको याद है, हम लोग लार रोड स्टेशन पर उतरते थे और इक्का से जो है गांव जाते थे, अपने टांगा जिसको कहते हैं उससे गांव जाते थे। वो बदल करके ऑटो बदल गया, और ऑटो से बदल करके वहाँ स्टेशन पर जीप आ गई। इसके सिवा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे यहाँ कोई विशेष इंडस्ट्री नहीं आई। आज भी जहाँ 1.5 लाख रुपए पर व्यक्ति आए हैं नोएडा में, वहाँ हमारे यहाँ आए जो है 22,000 और 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं। तो कष्ट होता है ये सब देख करके कि क्यों नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ की युवाओं में कोई कमी नहीं है, काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए हैं, और ये बात का एहसास हमें है। तो आपको ये लगता है कि इसके पीछे सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है? क्योंकि हमको लगता है जो आपने नोएडा में 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय की बात की है, उसमें से भी 70% लोग तो जो पूर्वांचल और बिहार के लोग ही जाते हैं वहाँ पे। तो पूर्वांचल और बिहार के लोग पूर्वांचल और बिहार में ही क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? नहीं, वो तैयार भूमि, जमीन तैयार नहीं हुई यहाँ पर, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई अच्छा जमीन कुछ यहाँ पर कम है। जिस तरह से अगर कोई आप इंडस्ट्री लगाना चाहो तो हम देखते हैं कि जमीन कम है, या वो नहीं हो पाता है, अभी काम इसलिए नहीं हो पा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है, मतलब पिछले हमारी बात हो रही थी यहाँ पर कुछ अधिकारियों से, तो बता रहे थे कितने का, तो काफ़ी 150 करोड़ का या कितने का ये इंपोर्ट करता है नॉनवेज दूसरी शहरों से, देवरिया। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एक तो दिशा भी नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, और कोई लीडर जो हैं वो खाली अपने पीछे घुमाना चाहते हैं। हमें लगता है युवा जो है पीछे नेता बनने के पीछे टोपी लगा के और गमछा लगा के घूम रहे हैं। लेकिन आप जैसे युवाओं से देख के हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि ऐसे युवा चाहिए जो कि कुछ काम करे और अपना काम खड़ा करे। नहीं, अभी आपने लीडर की बात की, तो हम तो काफी ऐसे लीडर्स को जानते हैं कि हर 6 महीने पे एक नया कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। हाँ, बस उसके पीछे घूमते रहते हैं। तो युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि अपना काम करें, अपना समय का सदुपयोग करें, और अनुशासित रह करके काम अपना आगे बढ़ाएं। उसी में विकल्प है और कुछ नहीं। अभी आपने इंडस्ट्री की बात की, तो अपना पूर्वांचल एक चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिल्कुल। लेकिन वो चीनी का कटोरा अब गायब हो चुका है। देश का ही नहीं, विश्व का सबसे पहला चीनी मिल भी देवरिया में था, प्रतापपुर। हाँ, शायद वो अभी एक्टिव भी है। हाँ। लेकिन बाकी के चीनी मिल, 14 चीनी मिल थे, सिर्फ एक ही बचा है। आपको क्या लगता है कि जमीन तैयार नहीं थी? जमीन तो तब भी तैयार थी, इंडस्ट्रीज तो थी, फिर क्यों सरकार इस पे पीछे चली गई? तमाम सारे कारण थे, तमाम सारे ऐसे कारण रहे होंगे हमें लगता है, और कहीं ना कहीं तो फेल्योर है। अगर फेल्योर है तो हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
और अभी तो वो खैर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है हाँ। शायद, तो उस पर जल्दी ही आएगा भी रिजल्ट, देखते हैं। आपका नाम लेते ही दयाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम आता है। दयाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सफर के बारे में थोड़ा अगर आप हमको जानकारी दें। 1992 में एमएससी करने के बाद और हमने लव मैरिज किया। उसके बाद अपना ये लगता था कि भाई कहाँ से काम शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमें याद है कि बनारस में कोयले की सबसे बड़ी मंडी थी चंदासी, वहाँ जा करके हम कोयला बेचना शुरू किए और ट्रक पर चढ़ करके खुद कोयला बेचते थे। शाम को आऊँ तो बीवी ना पहचान पाए, इतना चेहरा काला हो जाता था। तो वहाँ से जीवन का संघर्ष शुरू करने के बाद फिर हम लोग कोल बेस्ड की कई इंडस्ट्री डाले, कोल ब्रिकेट का प्लांट डाले, सॉफ्ट कोक का प्लांट डाले, हार्ड कोक का प्लांट डाले। फिर कोयले के बाद जो है रियल इस्टेट में आए, रियल इस्टेट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए, फिल्म इंडस्ट्री के बाद होटल में आए, स्कूल में आए, नर्सिंग कॉलेज में आए, अभी जो है हम लोग मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अभी आपने बात की लव मैरिज की, तो काफी युवा इससे थोड़ा सा उत्साहित भी होंगे। तो लव उस मैरिज जमाने में तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि उस जमाने में लव मैरिज करना कितना बड़ा साहसी कदम था और अपने परिवार को मनाना कितना बड़ा साहसी कदम था? बहुत साहसी कदम था और परिवार माना नहीं था, लेकिन कारण क्या है कि हमने शुरू से अपने दिल की आवाज़ सुनी है। और कोई चीज़ हमें अगर मतलब हमने अंदर से अगर ठान लिया कि ये काम करना है, और जिद कहीं ना कहीं अंदर रहती थी कि जो मतलब सोच लिया वो काम को करना है और उसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो वो एक शादी में भी यही था कि जब हम अपने वाइफ से, होने वाली वाइफ से मिले उस जमाने में, तो हम पहले बार ही उससे यही बोले कि हम शादी करना चाहते हैं और अपने फादर का एड्रेस दे दो आप। तो बोली हमारी शादी तय हो चुकी है। अच्छा। हाँ, तो हमने फिर बोला भाई अगर हो चुकी है तो मेरे पास इतना समय नहीं कि रोज आगे पीछे घूमूं, टाइम कम है मेरे पास, तो आप सीधे सीधे बताओ। हाँ। तो वो मना ही कर दी थी, फिर बाद में आगे चल के मान गई। नहीं, बढ़िया है, मतलब अच्छा लगा। दोस्तों, आजकल फिल्म जगत की बात होती है तो हर युवा अगर पूछ लो कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो जरूर 10 में से 7 लोग मनोज बाजपेयी का नाम ले लेंगे और 10 में से 4-5 लोग तो राजपाल यादव जी का नाम तो ले ही लेंगे अगर कॉमेडी की बात हो। बल्कि कॉमेडी की बात हो तो 10 में से शायद 10 लोग नाम ले लेंगे राजपाल यादव। 2005 में एक फिल्म आती है फरेब, जिसमें मनोज बाजपेयी जी एक्टर थे, और 2007 में एक फिल्म आती है अनवर, जिसमें राजपाल यादव जी भी एक्टर थे। दोस्तों, उन दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर रह चुके हैं राजेश दयाल सिंह जी। आप फिल्म इंडस्ट्री में बिजनेस के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पहुंच गए? लगातार लखनऊ में अच्छा काम कर रहे थे, फिर लगा कि अगर लखनऊ में हम सेंचुरी बना सकते हैं तो क्यों न चल के बॉम्बे में लगाया जाए। और हम लोग बॉम्बे पहुंचे, लेकिन जो पहले लोग टकराए वो फिल्म के लोग थे और हम लोग फिल्म बनाए। असल में हम आपसे बताएं कि बचपन से हमारे अंदर जिद्द बहुत था। तो कॉलेज टाइम के दरमियान हम निकाह पिक्चर देखने गए। निकाह हाँ। उसके बहुत हिट गाने थे, तो उसमें बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी और दिल की आरजू है कोई दिल हुआ, इस तरह गाने थे। तो उस समय हमने तय किया कि अगर हम कभी फिल्म बनाएंगे, जबकि हम साइकिल से गए थे, स्टैंड पर साइकिल खड़ा किए थे, और फिल्म बनाने की बात बहुत कल्पना से परे था, मतलब कल्पना से ज्यादा बड़ा काम था। लेकिन हम उस समय सोचे कि अगर हम कभी फिल्म बनाएंगे तो इसी राइटर से गाना लिखवाएंगे। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम अनवर बना रहे थे तो हम बुलाए उसको, अपने जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, हमने बोला भाई निकाह की सीडी लाओ। तो लाया, तो हमने देखा लिरिक राइटर, तो उसमें लिखा था हसन कमाल। हमने कहा हसन कमाल साहब से मिलना है हमें। तो उसने कहा कि हम लोग गए उनके यहाँ, तो वो बहुत ओल्ड एज हो गए थे, कहे कि अब हम गाना लिखते नहीं हैं। हमने कहा हमारा बचपन का विषय आपसे गाना लिखवाना। तो उन्होंने गाना लिखा, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, अनवर का गाना, आप सुनिएगा, और सुपरहिट गाना है वो, बहुत अच्छा गाना है। तो उनसे गाना लिखवाया। मतलब जिद हो तो दोस्तों ऐसी हो कि करना है तो करना है, बचपन में सोच लिया तो इसी राइटर से लिखवाना है। भले वो ओल्ड एज में चले गए थे, फिर भी उन्होंने ही लिखा। तो फिल्म का सपना छूट कैसे गया सर? उस समय जब हम फिल्म बना रहे थे और एक तरह से बिल्कुल सेटल थे, तो एक दिन हमारे पास फोन आता है हमारे बेटे के स्कूल से कि कुंवर ने किसी को मार दिया है। तो हमको ये एहसास हुआ कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा परिवार को छोड़ रहे हैं और बच्चा हमारा ग्रोइंग एज में है, तो ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो, या एक इन्वायरमेंट भी था ऐसा। तो हम छोड़ करके आए और हमें लगा कि अपने बच्चों के साथ समय देना, और बच्चे के साथ समय देना शुरू किए। काफ़ी समय दे रहे थे जब, लेकिन अब दुर्भाग्य देखो, जब तक समय नहीं दिए और जब ये एहसास हुआ कि अब बच्चे को समय देना है, तो भगवान ने बच्चा ले लिया। तो वो समय था कि हम फिल्म छोड़ करके अपने बच्चे को समय देना शुरू किया। दिन भर में कुंवर हमको कम से कम इतना बड़ा होने के बाद भी 4 बार आई लव यू लिखता था कि आई लव यू पापा। अगर रात में हमें लेट हो गया आने में तो वाइफ सो जाएगी, लेकिन वो ड्राइंग रूम में बैठा रहता था कि पापा भी नहीं आए हैं। तो वो अटैचमेंट बहुत बढ़ गया था। लेकिन हमें लगता है कि इस यात्रा में सब आपके मुताबिक होता जाए, ये संभव नहीं है।
और कष्ट आपके जीवन में आना है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और कष्ट में ही परीक्षा है आपकी कि उसको आप कैसे फेस करते हो। अच्छा समय तो सब फेस कर सकते हैं, लेकिन खराब समय कैसे फेस करना है ये इंपॉर्टेंट है। 2 साल हमें अपने ब्रेन का इलाज कराना पड़ा, उसके बाद डिप्रेशन में थे। और हम अब कई बार कहते हैं कि मेरा जन्म 2 बार हुआ, एक बार तो मदर से हुआ और दूसरी बार हमारा जन्म हमारी वाइफ से हुआ, क्योंकि जब हम बहुत डिप्रेशन के दौर में थे, चिल्ला चिल्ला के रोते थे, उस समय दोबारा हमें खड़ा करने में हमारी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा। तो हमें फिर परिवार का एहसास हुआ कि परिवार का क्या इंपॉर्टेंस है। इस तरह से जीवन आगे बढ़ा। आपकी वाइफ पूरी मेंटल सपोर्ट बनी रही है आपके लिए पूरा? 100%। तो हम जब सुनते हैं, हमने आपका देखा है कि आप एजुकेशन के प्रति भी आपका लगाव बहुत ज़्यादा है, आपके कई स्कूल्स भी चलते हैं। तो आपके स्कूल्स कैसे बाकी स्कूलों से अलग है? आप किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे स्कूल में बच्चे जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। आज क्या हो गया कि शिक्षा कमर्शलाइजेशन ऐसा हो गया कि बच्चे प्रोडक्ट हो गए हैं और एक कमर्शियल वेंचर हो गया है एजुकेशन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर बच्चे हमारा कुंवर है, और जिस अपने बच्चे के लिए हम कभी जो काम नहीं कर पाए, अगर किसी बच्चे का सॉक्स फटा देखता हूँ तो उसके लिए सॉक्स लेके आता हूँ। और जब तक लखनऊ अगर रहता हूँ मैं, तो और कहीं जाऊँ, हमारे घर के सामने ही हमारा होटल भी है, लेकिन हम होटल 6-6 महीना नहीं जाते। लेकिन अपने बच्चों के मिलने के लिए हम जब अगर लखनऊ में है तो स्कूल जरूर बैठते हैं, और प्रिंसिपल को बैठा दो, हमें बैठा दो आप, तो एक एक बच्चों को बाय नेम हम जानते हैं। जितना उसके फादर उसके बारे में, बच्चे के बारे में नहीं जानेंगे, उतना हम बच्चे के बारे में जानकारी रखते हैं। और हमारे स्कूल में जो बच्चियां हैं, इंटर करते करते वो म्यूजिक में या किसी न किसी विधा में वो ग्रेजुएट हो जाती हैं। और बच्चे जो है, हमें लगता है कि आज ग्रोइंग एज में बच्चे जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, तो उनको उनकी पहचान अगर हम दिला पाएं तो ही स्कूल खोलने का मजा है। उनको अगर पहचान मिल गई, जो बच्चा म्यूजिक में अच्छा करना चाहता है, कोई बच्चा जो है पेंटिंग अच्छा करता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स अच्छा करता है, तो उसकी पहचान अगर नहीं मिलेगी तो वो खुराफात करेंगे, बाइक स्टंट करेंगे, खुराफात करेंगे। और ग्रोइंग एज के बच्चे का पसीना बहना जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही हम स्कूल चला रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे कि स्कूल के बच्चों को हम मार्केटिंग करने के लिए भेजते हैं, और उसके बाद जब लौट के आते हैं तो उसका क्लास होता है। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ने वालों से अगर पूछोगे 88 क्या 89 क्या, तो नहीं जानते। या एक पसेरी क्या है वो नहीं जानते, एक ठेले वाला बेवकूफ बना देता है उनको। तो बच्चों को ऑलराउंडर बनाना है आपको, वो किसी भी चीज को फेस कर सकें, इस तरह की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और कुंवर्स ग्लोबल स्कूल अपने आप में अनूठा स्कूल है। कभी आप लखनऊ आइए तो जो भी दर्शक है उनसे बोलता हूँ स्कूल आइए तो स्कूल देखिए, कुंवर्स ग्लोबल स्कूल आपको अलग मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो आना चाहूँगा। मतलब मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं भी अगर सब्जी मंडी में अगर चला जाऊँ तो कई चीज़ों में मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। आज के बच्चों में ये विशेष तौर पे है, 79 क्या है कंफ्यूज होंगे, और हम देखते हैं ये परेशानी आती। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है इस चीज़ का? आजकल जिस स्पीड से स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वो खुलना सही है? मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप एक तरफ आप सरकारी स्कूलों को भी बढ़ोतरी दे रहे हैं, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों को भी इतनी मान्यता, इतनी धड़ल्ले से दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, सरकार की मंशा ठीक है अगर मान्यता दिया जा रहा है, लेकिन मान्यता लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना समाज के प्रति ईमानदार है। देखिए, स्कूल व्यापार नहीं हो सकता, और हमारे देश में ऐसे नियम है कि स्कूल खोलने के लिए आपको ट्रस्ट या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। लेकिन जब आप ट्रस्ट के लिए या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो आपको फ्रेंचाइजी लाने की क्या जरूरत है? कि आपको डीपीएस की फ्रेंचाइजी की जरूरत है, आपको सनबीम की फ्रेंचाइजी की जरूरत है, या जीडी गोयनका की जरूरत है? ये शो करता है कि आप उसको बिजनेस मॉड्यूल बना रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। और जो चीज समाज के लिए है, जो समाज को देने के लिए है, वो ईमानदार, क्योंकि वो टैक्स एग्जम्प्टेड है। अगर आप कमाने के लिए हो तो आप सरकार से बताओ कि हम कमाने के लिए स्कूल खोलें और सरकार को टैक्स पे करो। लेकिन जब आप ट्रस्ट पर स्कूल खोल रहे हो तो बेईमानी करने से कोई फायदा नहीं है। और समाज को ऐसे भी आप देने के लिए स्कूल खोलना चाहिए। बहुत कारोबार है, आप करिए, लेकिन शिक्षा एक दान है जो देने के लिए होनी चाहिए और ईमानदार होनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि एक सरकारी स्कूल अगर कहीं है, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 4 से 5 प्राइवेट स्कूल तो होते ही हैं। तो इस तरह फिर हम उस सरकारी स्कूल पे कैसे ध्यान दे पाएंगे, उसको कैसे बढ़ा पाएंगे? नहीं, पॉपुलेशन भी बहुत है हमारे यहाँ, पॉपुलेशन बहुत है। और हम तो, आप विश्वास नहीं मानोगे, शिक्षा का रिसर्च करने के चक्कर में जो फिनलैंड है वहाँ गए, जिसको वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन माना जाता है फिनलैंड को, वहाँ जा करके अपने स्कूल के टीचरों को साथ लेकर के गए, वहाँ दिखाए सब। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्कूल हैं। आप अगर काम करने लगोगे तो आपको लगेगा घंटे कम है। अगर किसी का निर्माण करने के लिए आप
7:30 बजे से स्कूल चलाओगे, 1:30 बजे छुट्टी कर दोगे तो कम ही लगेगा आपको। तो आपको काम करने की जरूरत है, ईमानदारी से काम होगा तो स्कूल ज्यादा नहीं है। सर मेडिकल कैंप्स जो हैं वो आपकी पहचान बन गई थी, लेकिन वो अब रुक गई हैं और कई लोगों की शिकायत भी है कि वो दोबारा शुरू नहीं चाहिए। तो उसके रुकने के पीछे वजह क्या थी? वजह यह है कि देखिए, मेडिकल कैंप हमारे साथ एक हॉस्पिटल था, लखनऊ का चर्चित हॉस्पिटल है, उसका टाई अप था। फिर हमने अपनी एक बहुत बड़ी लैंड उनको दी कि भाई हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और हमारा शर्त यही था कि हमारे जो लोग हैं, आप एक बार भी हम उनसे ये शर्त नहीं रखे थे कि आप जो है हमें इतना शेयर दोगे, 50% हमारा शेयर था, लेकिन हमने ये तय किया था कि हम लोग मिल करके हॉस्पिटल बनाए और आप हमारे मरीजों का इलाज करोगे आप तो फ्री में या जो मिनिमम पैसे में ऑपरेशन करोगे, इलाज करोगे। लेकिन 2.5 साल की बात थी, 3 साल बीत गया, उन्होंने बेसमेंट से ऊपर काम लाए नहीं, तो फिर हमें थोड़ा दिक्कत हुई इसके लिए। फिर हमने उस पूरी कंपनी को टेक ओवर किया है अभी, और हॉस्पिटल बना रहा हूँ। एक जिद है अंदर से, जो पुरानी जिद थी वो फिर एक बार है कि अपना हॉस्पिटल बनाना है जहाँ गरीबों के लिए काम हो सके। और क्यों इस तरह से कमर्शियल वेंचर, कोई भी हॉस्पिटल से हम लोग जाते हैं, निकलने के बाद सबकी यही राय होती है कि डाकू है, लूट रहा है। तो मेरा अपना सपना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बने जहां पर आम लोग जाकर के इलाज कराएं और ये भय न रहे कि यहाँ लूट होगी, और ईमानदारी से काम हो। तो हमें लगता है कि एक ऐसा मॉड्यूल बने जिसमें जो खर्चा है वो निकले और गरीबों की भी मदद हो। वो हॉस्पिटल भी कुंवर के नाम पे ही रहेगा? वो दयाल नाम से होगा, क्योंकि दयाल नाम हमें लगता है यहाँ पर ज़्यादा सोशल है, लोग जानते हैं, और वो काम, मेडिकल काम राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन कर रहा था, तो वो दयाल नाम से होगा। और हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, मैप पूरा बन गया है, और जैसे जितनी जल्दी बन जाएगा तो हम लोग उसका एक सेटअप यहाँ पर भी अपने क्षेत्र में भी लगाएंगे, जहाँ पर कि डॉक्टर हर हफ्ते आकर के यहाँ पर देख पाए। क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं रहते, आना नहीं चाहते, तो वहाँ से आप लाओगे, समाज सेवा करना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन वो आपके पास हैं तो ही आ पाएंगे। इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो क्षेत्र की जनता को भी बताना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी, 1.5 साल लगेगा, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर रहें और मेडिकल कैंप लगे फिर से। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले ही हमको बताया, वो डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही थी कि अच्छे डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चले जाएंगे। तो आप बेशक आप भी अच्छे डॉक्टर्स ही लाएंगे, तो उनको हाई सैलरी देनी पड़ेगी। हाई सैलरी देंगे तो आपको कहीं ना कहीं से तो कॉस्ट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर आप कैसे कम पैसे में इलाज दे पाएंगे? देखिए, आप साड़ी लेने जाते हो दुकान पर, अपने जो हमारी पूरी टीम है जो हॉस्पिटल पर काम कर रही है, उनसे हम एक बार बोले कि आप साड़ी लेने जाते हो तो साड़ी वाला आपको स्टूल पर बैठाता है, ये नहीं कहता हम आपको स्टूल नहीं देंगे, या स्टूल पर बैठने का पैसा आपको अलग से चार्ज होगा, ये बोलता है कोई दुकान वाला। वो साड़ी के कॉस्ट में ही स्टूल पर बैठाता है, आपको एसी भी देता है और सब चीज देता है। तो हॉस्पिटल में मरीज ही आपका इलाज, मरीज का आप इलाज करते हो, तो जब बेड पर लेटेगा तभी वो इलाज कराएगा, तो बेड का चार्ज आप क्यों लेते हो उससे अलग से? अगर जो पे कर सकता है उससे प्राइवेट वार्ड या आईसीयू वार्ड का लो, लेकिन जनरल वार्ड आपके यहां ऐसे होने चाहिए जो सामान्य रूप से किसी भी आदमी को 50 रुपए में अवेलेबल हो, और 2 टाइम का उसको आप खाना भी मुफ्त मुहैया कराओ। ये कोई ऐसा काम नहीं जो बहुत बड़ा काम है, हॉस्पिटल को करना चाहिए, तो वो हमें लगता है करना चाहिए, और उससे हो जाएगा। और जो आदमी पे कर सकता है, तो आप, आज चार्टर्ड फ्लाइट है, आप डॉक्टर को लेके आओ, बॉम्बे से लेके आओ, दिल्ली से लेके आओ, उससे ऑपरेशन कराओ। लेकिन आपके पास ऐसे भी डॉक्टर होने चाहिए कि सामान्य मरीज कोई है तो उसका भी इलाज वो कर सके। ये सही है। मैं कुछ दिन पहले एक यात्रा में गया था, तो उसमें मैं एक जगह गया, उसका नाम था अक्षय पात्र, शायद आपने सुना होगा। वो उनकी बहुत बड़ी किचन है, वो पूरे इंडिया में लार्ज स्केल पे लोगों को खाना खिलाते हैं। उनका जब मैंने मैनेजमेंट देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो जब मैंने आपकी टीम का नंबर सुना, लगभग 2200 लोग आपकी टीम में हैं। इतना अच्छा मैनेजमेंट कैसे, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे? सब स्टाफ को अपना परिवार मान लो और समझ लो, सब मैनेजमेंट अपने आप होता जाता है। आपका अपना स्वार्थ न रहे। आज हमारी पत्नी कई बार कहती है कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, फिर कौन देखेगा इसको, आप एक ही बेटा है वो कैसे संभालेगा। तो हमें लगता है कि ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर ने हमें एक काम करने की माध्यम बनाया है, तो हमें काम करना चाहिए, बाकी ईश्वर तय करेगा आगे कौन देखेगा। तो ईश्वर के काम के लिए बहुत लालच नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से आप काम करते जाओ, होता जाता है। और लोगों, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए अपने परिवार के लिए। जैसे आप चिंता करते हो वैसे अपने लोगों की चिंता करो आप। हमारे जितने भी संस्था हैं उसके साथ आप देखोगे हॉस्टल मैंने बनाया है जरूर, और उनके रहने की व्यवस्था किया, खासतौर से छोटे स्टाफों के लिए, कि वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। अगर इसकी आप चिंता करते हो तो आदमी रहता है आपके साथ। कहीं ना कहीं लोग भी जुड़ जाते हैं संस्था लोग जुड़ के जाते हैं। साथ।
तो स्ट्रेस नहीं होता आपको, मतलब कभी आपको जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, आपकी इतनी सारी चीजें हैं, हमें नहीं लगता कि आप कभी टेंशन लेते हैं नहीं, किसी हमारे चीज़ पास आप दिन भर हमारे साथ घूमो, किसी का फोन नहीं आ सकता हमारे पास। से? हाँ। तो कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। आप अगर सबको अच्छे लोगों को चुन करके काम दोगे, और हमको क्या नीड है कि भाई जो कमाई हो रहा है उससे हमारा व्यक्तिगत खर्चा कुछ है ही नहीं। मैं नॉनवेज खाता नहीं, दारू पीता नहीं, कोई हमारा ऐसा शौक है नहीं। आप देखो, कोई ऐसा सोना चांदी पहनता नहीं, एक ही अंगूठी पंडित जिद करके पहना दिया, नहीं तो पहनता नहीं मैं। तो कोई शौक नहीं है मुझे, एक ही शौक है काम करने का। सवेरे उठूं और सुबह से, कई बार तो ऐसा होता है कि सवेरे जल्दी नींद खुल जाती है और अंधेरा रहता है, तो मैं लगता है कि क्यों टाइम वेस्ट करूं, तो 5 साढ़े 5 बजे मैं साइट पर पहुंच जाता हूं, मोबाइल जला के काम देखता हूं। नहीं, सही है। तो बस अपने काम के लिए वो है, टेंशन किस बात का। बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, मतलब आपके कार्य से इंस्पायर होते हैं। आपके मन में क्या चलता है जब आपका कोई दिन, जैसे सब देखिए हर दिन तो अच्छा जा नहीं सकता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिन होता होगा ऐसा कि थोड़ा खराब चला गया या कम अच्छा गया, तो उस दिन आप कैसे डील करते हैं? आपके मन में उस दिन क्या चलता है? हमें तो याद नहीं पड़ता वैभव जी की कोई दिन हमारा ऐसा खराब जाए, और लगातार अच्छा ही चल रहा है। हमें तो लगता है कि इतना काम में मशगूल रहता हूं अपने काम में कि हमें अच्छा बुरा का फर्क ही नहीं पता चलता। हमारे घर में तो खाना अगर रखा है, आप विश्वास नहीं मानोगे, और उसमें नमक नहीं पड़ा है, तो आज तक हम ये नहीं बोले अपने घर में कि खाने में नमक नहीं पड़ा। और खाना खा के चला भी जाता हूं, बाद में लोग खाते हैं तो कहते हैं यार इसमें तो नमक ही नहीं पड़ा। ये हकीकत बता रहा हूं। तो हमें आज तक इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि अच्छा क्या बुरा क्या, सब मेरे ख्याल से अच्छा ही चलता रहता है। एक्सेप्ट करते रहो, जो है वो ठीक है बस। नहीं, सही है। लेकिन अब जब बहुत अच्छा दिन चला जाता है, शायद जब ये आपसे थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी हमारी, तो जब आपने पहला लंदन में ऑफिस खोला अपना, तो वो तो आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा होगा, तो उस दिन मन में क्या चल रहा था? नहीं, रूटीन है, आप विश्वास मानो। हमको तो, हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि हम लोग डांस करते हैं बहुत तेजी से, तो हमको लगता है हमें तो ईश्वर ने इतनी खुशी कभी नहीं दी कि मैं डांस करने लगूं। ऐसी कौन सी अंदर से खुशी होती है कि नाचने लगूं? ना कभी इतनी खुशी लगी और ना कभी इतना दुख लगा, और इतना बड़ा दुख भी झेला हमने। तो बल्कि दुख हमें लगता है ज्यादा इंस्पायर करता है आपको, सुख से ज्यादा दुख इंस्पायर करता है, और दुख जो है आपको ज्यादा ताकत देता है, सीख देता है दुख, ताकत भी देता है। क्योंकि हमें याद है कि हम कुंवर की घटना के बाद लगभग 7 बार पूरी गीता पढ़े, 7 बार। और देश का कोई संत ऐसा नहीं जो जिससे हम न मिले हों और जिसके साथ न रहें। भारत माता मंदिर के सतमित्रानंद जी, अवधेशानंद जी, ब्रह्म कुमारी की शिवानी जी, दलाई लामा जी, सबके संपर्क में हम रहे और सब हमें बहुत मानते रहे हैं शुरू से। तो उसमें लगा, फिर बाद में इस यात्रा के दरमियान ये लगा कि भाई आपको कुछ अगर पाना है, कहीं चढ़ना है, तो आपको सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा। तो हमें लगता है अपने अंदर की यात्रा है, बहुत भटकने की जरूरत नहीं। अब तो अपने काम में ही अध्यात्म ढूंढ लेता हूँ। दलाई लामा से जब मिले, थोड़ा सा दलाई लामा के बारे में अगर आप हमको बताएं कि नहीं, दलाई लामा जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा ऑरा है। जहां बैठेंगे आपको सकारात्मकता दिखाई देगी। ये जितने भी लोग हैं महान लोग हैं। भारत के संतों की आपने बात की, अब हम लोग तो इस समय थोड़े नए जनरेशन के लोग हैं, तो हम लोग शायद पुराने संतों को, जो बहुत बड़े संत रहे हैं, जो हैं भी, उनके बारे में उतना जानकारी नहीं है, जानकारी थोड़ा बहुत ही है। लेकिन अभी प्रेमानंद महाराज जी, जो कि वृंदावन के हैं, उनको लगभग पूरा देश नहीं, मैं तो कहूँगा पूरा विश्व ही एक तरह से फॉलो कर रहा है। आप पहली बात बताइए कि आप उनसे मिले हैं कि, और देखिए हम बताएं, ये हम लोग यहाँ बैठ के समझते हैं कि पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। हमें याद है एक बार हमको लंदन में महात्मा गांधी सम्मान दिया गया, लंदन पार्लियामेंट जी। तो मैं गया लंदन, उस दिन बहुत ठंड थी, और ठंड के लिए वेस्टमिनिस्टर स्टेशन है, तो हमने सोचा ठंड से बचना है तो क्या करूं, तो सूट पहने, सूट में ठंड भी ज़्यादा लग रही थी, ऐसे तो जैकेट वैकेट पहने रहता था। तो अंडरग्राउंड स्टेशन था, वहाँ चले गए। तो वहाँ कॉफ़ी के दुकान पर एक स्टारबक्स का कॉफ़ी शॉप था, वहाँ खड़े हो गए। तो 3-4 लोग और फॉरेनर्स खड़े थे, तो उनसे हमारी बात होने लगी, वेयर यू आर फ्रॉम। हमने बोला फ्रॉम इंडिया। वो लोग भी बताए अपना, एक इटली से थे, एक लंदन से ही थे। तो हमने बोला कि यू नो हु इज़ राम? तो कहे नो, हु इज़ ही? हम बोले कृष्ण। तो कहा नो, हु इज़ ही? अब ये हमारे जीवन के लिए इतना बड़ा झटका था कि जिसका नाम सुन के हम लोग संन्यास ले लेते हैं। भगवान राम को ही इतने मतलब इस यूनिवर्स में पृथ्वी जो है एक सरसों के दाने के बराबर है, उस पृथ्वी पर ही लोग राम को नहीं जान रहे हैं या कृष्ण को नहीं जान रहे। तो प्रेमानंद जी महाराज या कोई भी महाराज का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये समझ लो आप
इस सृष्टि में बस ईश्वर हैं, ईश्वर को जानो आप। क्या कारण रहा कि लोग राम को नहीं जान रहे? बल्कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अलग वे में देखें तो क्रिश्चियनिटी जो है, शायद जो अनपढ़ गंवार भी हैं, लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन क्यों हिंदुइज्म के बारे में जो ये अपने हिंदू धर्म है उसके बारे में लोग क्यों नहीं जान पाए? इसलिए नहीं जान पाए कि हम लोग खुद कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्ट है। आज देखो, मुस्लिम भी ये कहता है कि मेरा खुदा एक है, खुदा है। वो पैगंबर साहब को खुदा नहीं मानता, वो कहता है खुदा है। वैसे ही क्रिश्चियन कहता है गॉड है। वो ईशा मसीह को भगवान नहीं मानता। हम लोग क्या भी ये है कि एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, लेकिन हम आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, रास्ते चलते भगवान बना लेते हैं। जहां जाएंगे उन्हीं को भगवान मान लेंगे, किसी को भी भगवान मान लेंगे। जबकि हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म की साइकोलॉजी में जो वो है पूरा, उसकी संरचना है, उसमें यही है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। लेकिन हम लोग को कभी शनि भगवान भी मिल जाएंगे, कभी जय संतोषी भी मिल जाएंगी, कभी साईं बाबा भी मिल जाएंगे, कभी कहीं मिल जाएंगे, तो हम लोग बहुत बढ़ जाते हैं। पेड़ मिल गया तो पेड़ ही को पूजा करने लगेंगे, गाय मिल जाएगी तो ये अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उतनी मजबूती से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। जबकि यहीं पर पैदा हुआ बौद्ध धर्म, आप देखो किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश किया। सर, आपको नहीं लगता कि हम लोग हिंदू धर्म को हर चीज़ से जोड़ दिए हैं, राजनीति से भी, अपने आर्थिक चीज़ों से भी? इससे कहीं हम लोग को नुकसान नहीं हो? जैसे क्योंकि वहीं हम अरब देशों को देख लें, चाहे जहाँ पे क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है उसको देख लें, चाहे रशिया में देख लें, चाहे हम चाइना में देख लें, तो वो लोग ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किए हम लोगों से। बल्कि हम लोग एक समय विश्व गुरु थे, लेकिन आज हम लोग पीछे हो गए। ऐसा आपको इसका रीज़न आपको नहीं लगता कि हम लोग धर्म को हर चीज़ में जोड़ दिए? नहीं, 100% धर्म अलग है, और धार्मिक संकीर्णता जो है ना, वो हमको पीछे खींचेगी किसी भी हालत में, और उस पर विश्वास भी लोगों का कम होगा। इसलिए हमारे जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जो रक्षक हैं, उनको ये बात को समझना चाहिए कि इसको इस चीज़ से बचाएं। मतलब राजनीति में धर्म का बहुत वो नहीं होना चाहिए। धर्म की परंपराएं आप उसमें लागू करो, लेकिन धर्म का उपयोग हर जगह नहीं करो, इससे नुकसान होगा धर्म को। ये संत लोग सर, जो ये बड़े संत लोग हैं, वो ऐसे इतना अलग कैसे होते हैं कि वो हिमालय में हैं? मतलब हम कुछ कुछ कहानियां यूट्यूब पे भी देखते हैं, चाहे सुनते हैं कि बर्फ पे वो लोग निर्वस्त्र तपस्या ही कर रहे हैं। ये लोग इतना ताकत आता कहाँ से है? आध्यात्मिक ताकत है। देहरा बाबा खुद निर्वस्त्र रहते थे, और जितने भी आप जाड़े से जाड़े में भी जाओ तो एक मृगछाला रख करके वो बाहर निकलते थे मचान से, और रात में 2 बजे भी जाओ तो दर्शन देते थे, बरसात में जाओ तो दर्शन देते थे। और जिस दिन शरीर छोड़े भी वो, तो योगिनी एकादशी का दिन था उस दिन, और अपनी इच्छा से शरीर छोड़े वो, उनका प्राण जो है यहाँ से निकला, फट गया था ये। तो हमें लगता है कि वृंदावन में शायद लिए, हाँ, मथुरा में। मथुरा। अभी रिसेंटली हम देख रहे थे आपका सोशल मीडिया, तो आपने फेसबुक पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स का एक माइलस्टोन अचीव किया है। उसके लिए बहुत बहुत आपको तालियां हैं। और वो है सब, वो मेरे फॉलोअर नहीं है, एक तरह से परिवार हो गया, मतलब क्योंकि वो लोग कई बार कुछ गलतियां होती हैं। अभी आप संतों के बारे में कुछ पूछ लिए, हम बोल दी तो वो हमें नाराज भी होते हैं, लेकिन सहमत भी होते हैं। तो ये 1.5 मिलियन फॉलोअर्स आपको नहीं लगता सिग्नल है कि आप और अच्छा कार्य करेंगे, और उन लोग के प्रति निश्चित ताकत देते हैं वो, और अच्छा काम करने की प्रेरणा भी देते हैं और सलाह भी देते हैं। तो मैं उन सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उनके लिए। अगर मान लीजिए सर, आप इतने बड़े लेवल पर देश सेवा और सामाजिक सेवा कर रहे हैं, सलेमपुर की जनता ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया या एक ऐसे पद पर आपको पहुंचा दिया, तो आपका सलीमपुर को लेकर के और अपने पूरे देवरिया को लेकर के क्या विजन रहने वाला है? जो विजन है वैभव जी, वो अभी से पहले भी दिखाई दे रहा था और आगे भी दिखाई देगा, कि सबसे बड़ी समस्या मैंने यहाँ देखी वो स्वास्थ्य की थी। उस पर काम कर रहे हैं, और आगे भी आप पाएंगे उस पर लगातार काम चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। क्योंकि वो टाइम फेज है, कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं, इस वजह से लेट हो रहा है, लेकिन उस पर काम होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी यहाँ पर हमने कमियां देखा है सलेमपुर में, वो एक जातिगत राजनीति में हम लोग उलझ गए। मतलब हम योग्यता की जगह पर खाली ये देखते हैं कि किस जाति में किसको जिताना है या किस जाति से लड़ाएं कि ये लड़ेगा और जीतेगा, ऐसा कैंडिडेट ढूंढते हैं। जब तक हम लोग अपने बीच में योग्य उम्मीदवार नहीं चुनेंगे, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, वो कहीं जाके बात कर सके, वो अपनी चीज़ों को कह सके, कहीं जाके बात कर सके, और अगर दया पर रहने वाले लोग राजनीति करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, और फिर मामला हम लोग पिछड़ते चले जाएंगे। नहीं, आपके हिसाब से योग्यता है क्या फिर किसी उम्मीदवार की? क्योंकि
बात करना ही सिर्फ अगर योग्यता है तो फिर तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे पास ऑलरेडी, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो नहीं, बात किससे करने से, अब आपकी बात सुनता कौन है। बात इसकी है कि अभी हम किसी पद पर नहीं हैं, और एक बार हमारी मुलाकात हुई अडानी जी से, तो हमने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। तो उनका ये कहना था कि आप बताओ, हमको बताओ, हम चलेंगे और उस पर हम भी काम करेंगे। तो तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, समाज को लौटाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन आप उन तक अपनी बात रखो। तो अगर आपका आदत है कि आप दिल्ली पहुंचे और शाम को क्लब आपको जाना है और पार्टी करनी है, ये करनी है, तब तो फिर कहाँ आपके पास टाइम है। तो जनसेवा एक अंदर की भावना है, अगर आपके अंदर है कुछ देने के लिए तो आप दोगे, और कहाँ से लाओगे ये ढूंढ लो। लेकिन मूलभूत सुविधाएं आप दो ही मत, और बड़े बड़े वादे कर दो। जैसे कि अगर मैं अपने शहर देवरिया के माननीय सांसद जी की बात करूं तो ढंग की रोडें हैं नहीं। आप कह रहे हो कि रॉकेट उड़ाओगे देवरिया से, ये कहाँ तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके ही किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख रहा था। तो ये कहाँ तक सही आपको लगता है कि आपके पास ढंग की रोड्स नहीं है, आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि आप रॉकेट उड़ाओगे देवरिया से, आप इसरो का स्टेशन लाओगे देवरिया में, ये कहाँ तक सही है? देखिए, दो चीज है। शशांक मणि जी जो सांसद हैं यहाँ से, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और आपको अपना भी टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप अपना टेस्ट चेंज, आपको अगर ऐसा सांसद चाहिए कि जो आपके यहाँ शादी में आ जाए, जन्मदिन में आ जाए, मतलब जैसे पुराने जमाने में लोग हाथी लेके शादी में आते थे या घोड़ा लेके आते थे, अगर सांसद आपको वैसा चुनना है तब तो वैसा मिलेगा, तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई विजनरी आदमी है, कुछ काम कर रहा है, तो ये काम नहीं कर पाएगा, जो नेतागिरी की हमारे क्षेत्र में परंपरा बन गई है। तो हमें लगता है कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो विजनरी हो, कुछ काम कर सके। और रोड, हम खुद इसी देवरिया के रहने वाले हैं, हम आते थे 7 घंटे लगते थे, आज हम 4 घंटे में अपने गांव पहुंच जाते हैं। तो रोडें अच्छी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। आज कहीं भी जाओ आप तो रोड अच्छी मिलती है आपको। तमाम भी राम जानकी मार्ग का आप देखो, और निर्माण चल रहा है यहाँ पर देवरिया में, तो देवरिया में काम भी हो रही है, और अच्छे काम का अप्रिसिएशन होना चाहिए। और इस बात के लिए नेता नहीं है कि आप उसको जन्मदिन में बुलाओ, क्षत्रिय महासभा में बुलाओ, परशुराम सेना में बुलाओ, ये सब देश बांटने का ही काम होगा, इससे कुछ अच्छा काम नहीं होगा। तो हमें लगता है कि हमारे सांसद जो है बहुत योग्य हैं और काबिल व्यक्ति हैं, और उनका, हम तो मिले हैं उनसे, उनको समाज के प्रति कुछ देने का उनके मन में भाव है। अब वो कितना दे पाते हैं ये तो ऊपर नेताओं पर भी निर्भर करता है, लेकिन उनके अंदर ये भाव हमने देखा है कि वो समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली 10 साल की रणनीति भी तैयार की है देवरिया के लिए। लेकिन जैसे नेता की आप बात करते हैं, वैसे नेता भी हैं देवरिया में, ऐसी बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे हम। तो अगर आपको युवाओं को कुछ संदेश देना हो, जो आज 20 साल का है, 25 साल के पहले का है, 20, 22, 23 साल में है, वो कुछ करना चाहता है अपने देश के लिए, पैसा कमाना चाहता है अपने लिए, लेकिन गलत चीजों से नहीं, तो उसके लिए क्या संदेश होगा? देखो, पहला संदेश हमारे युवाओं के लिए है कि जातिगत भावना से बाहर निकलो, नशा से बचो, और अनुशासित जीवन जियो। तो आप देखो, जीवन की जो सपना आप देखोगे उसमें आप उसको अचीव भी करोगे, उसको पूरा भी करोगे, और अपना रोजगार खड़ा करो। सरकार के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपने अंदर काबिलियत बनाओ। आप देखो, कोई कारपेंटर का लड़का बेरोजगार नहीं होता, कोई काम करने वाले का लड़का बेरोजगार नहीं होता, हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, और उसको और परफेक्शन के साथ काम करना चाहिए, काम अपना ढूंढें। और पहला संदेश तो यही है कि जाति और उससे बचें। नहीं, नशे की बात की आपने, हम नशे की बात पे पूछना चाहेंगे कि आजकल जो नशा करते हैं, मैंने एक वीडियो भी देखा था, कॉलेज का एक ऑडिटोरियम में एक पुलिस ऑफिसर स्पीच दे रहे थे, तो बच्चा खड़े होकर बोलता है कि हमको पता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर गांजा बिक रहा है, आपको नहीं पता है। तो लोगों को पता है कि यहाँ पे ये चीजें मिल रही हैं, और ऑब्वियसली पुलिस को भी पता ही होगा कि वहां मिल रही हैं, तो ये क्यों नहीं बंद होता है? नहीं, बंद करना, गांजा बिकना, या बंद कैसे हो सकता है जब सरकार की रेवेन्यू वहीं से आ रही है? गांजा तो इल्लीगल है ना? नहीं, गांजा कहीं इल्लीगल, गांजे का ठेका होता है, शराब का ठेका होता है, एक तरफ शराब का ठेका होता है, दूसरे तरफ शराब रोकने के लिए विभाग बनाए गए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, सब सिस्टम है, और वो रुक नहीं सकता। लेकिन हमको आपको अपने संस्कार देना पड़ेगा। और एक कहावत कही गई है कि दशरथ जैसा बाप दिखा दो, बन जाएंगे हम भी राम। तो पहले पिता सही बने, गार्जियनशिप सही हो, पारिवारिक संस्कार हमारे अंदर रहें, और बच्चों के अंदर हम उसका बीज रोपण करें, तो निश्चित तौर पर यह सब चीज प्रभाव नहीं डालेगा।
लेकिन जैसे बंदर नाचता है, डमरू हिलाते हैं हम लोग और बंदर नाचने लगता है। सुबेरे हम टीवी पर पेपर पर देखते हैं ऐड कि एप्पल का ये फोन आ गया, एप्पल 17 आ गया, तो बाप दौड़ रहा है एप्पल 17 के लिए, वाइफ दौड़ रही है किटी पार्टी के लिए, तो बेटा दौड़ रहा है दारू के लिए। तो आपको तो ये समझना पड़ेगा कि अपना संस्कार जो है वो वैल्यूबल है, उसको पकड़ के रखें। तो हमारे पेरेंटिंग और हमारे गार्जियन की ज्यादा जिम्मेदारी है सब सही समाज सही करना। आजकल तो कूल कल्चर बन गया, हम ऐसे परिवारों को भी जानते हैं कि जहां बाप और बेटे दोनों एक साथ शेयर्स करते हैं। इसीलिए तो अभी हमारे यहाँ हम देखें, गोमती नगर में हम रहते हैं, CMS में 8th क्लास की लड़की दारू पी के गेट पर गिर गई। लामाटेरियर की लड़की लखनऊ में, उसकी मदर ने उसका मोबाइल छीन लिया, वो सो रही थी और मदर उठी तो देखी रात में बच्ची 12:30 बजे किसी से बात कर रही है, मोबाइल उनका ले ली और लड़की जाके छत से कूद के अपना जान दे दी। तो वो कूल कल्चर नहीं है, थोड़ा ठोकाई पिटाई भी जरूरी है बच्चों के लिए। वो बहुत जो पुरानी परंपरा थी वो आदमी को संघर्ष सिखाती थी, आदमी को अनुशासन भी सिखाती थी। अनुशासन भी सिखाती थी। याद है हम लोग स्कूल में भी मार खाते थे और कोई गलती किए तो घर पे भी मार खाते थे। तो हमें लगता है वो परंपरा थोड़ी जिंदी रहनी चाहिए। घर का, फादर का, गार्जियनशिप का एक डिसिप्लिन है जो बहुत जरूरी है। नहीं सही है, मतलब हम अगर अपनी कहानी सुनाए तो जो है, बचपन में हम स्कूल से लौट रहे थे, अब हम कि मेरी किसी से लड़ाई हो रही थी, तो मेरे बड़े भैया कहीं ऑटो से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया, वो ऑटो से उतर के आए, पहले तो वहां पे जो है थोड़ा हमको डांट के घर भगाए, दोनों लोग का लड़ाई झगड़ा, फिर घर पे आके मेरी कुटाई हुई। तो उससे मेरा सीख मिलती है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आपका देश के नाम पे कोई संदेश अगर देना चाहें, देश के, पूरे देश के ऊपर अगर कोई संदेश देना चाहें तो उसके लिए? देश के लिए एक ही संदेश है जो दिल तक लोगों के पहुंचे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है, हम लोग जात में बंट गए हैं, हमारा समाज कमजोर हो रहा है और हमारा धर्म कमजोर हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं बचना है हमें। आज तक तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो हमें क्षत्रिय महासभा में बुलाते हैं, कोई कहीं बुलाता है, मैं आज तक कभी जाने की कोशिश नहीं करता। मुझे लगता है कि जो चीज हमें जोड़ने की जगह बांटने की कोशिश करेगी वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमें लगता है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, ना कोई बैकवर्ड है ना फॉरवर्ड है। तो ये मन में भाव ला करके हमें एक देश के साथ रहना चाहिए, एक तरह से सबको अधिकार मिलना चाहिए। पीछे पीछे किसी बैकवर्ड को फॉरवर्ड करने के चक्कर में फॉरवर्ड को बैकवर्ड नहीं बना देना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन ये तो जो है अपना ये जाति का समाज है, जाति व्यवस्था है, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। कभी नहीं चली आ रही है। आप बताओ, भगवान राम ने कभी, भगवान राम के आगे कभी कोई सिंह ये लिखा था क्या? कृष्ण के आगे कुछ लिखा था क्या? परशुराम के आगे लिखा था क्या कि वो तिवारी हैं या पांडे हैं? ये पहले से नहीं चली आ रही, किसी कभी नहीं चली आ रही है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था इस आधार पर थी कि हम क्या कार्य करते हैं, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। बल्कि मैं साउथ इंडियंस में देखूं, बल्कि साउथ इंडियंस धार्मिक कट्टरता उनके में ज्यादा है, लेकिन वो मिलजुल के रहते हैं बहुत। ये हमको लगता है कि देश के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है जो हम लोग बंट रहे हैं, जात जाति में बंट रहे हैं। ये बहुत नुकसान होने वाला है और हम लोग आगे चल करके इसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन अभी तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि खतरनाक खेल है, इसको नहीं खेलना चाहिए। देश के लिए अगर कोई एक लाइन बोलना चाहें आप, तो वो क्या होगी? देश के लिए एक लाइन यही बोलना चाहता हूं कि न जाति, न धर्म, न भाषा हो, ये देश ही हमारी देश प्रेम ही परिभाषा हो। सही है सर। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे आके अच्छा लगा होगा, बात करके अच्छा लगा होगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा। सब इतने युवा मिल करके एनर्जी आ जाती है अपने आप, एक से एक। जो है ये चैनल है द अदर साइड, इसको सब्सक्राइब करिए। और निश्चित तौर पर ये एक देवरिया में एक युवाओं का एक ऐसा पहल है जिससे हम सब बहुत खुश हैं। आप सब भी इसके साथ जुड़िए और इनको, वैभव को, इसके टीम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।